हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और वेलकम टू द चैनल फार्मा दादा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जाएंगे फार्माकोलॉजी थर्ड। अगर हम बी फार्म की बात करें, बी फार्म कोर्स की, तो फार्माकोलॉजी थर्ड, उसमें एक हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये यूनिट हम शुरू करने वाले हैं, यूनिट 1। ठीक है, धीरे धीरे आपकी वीडियोस आती रहेंगी, धीरे धीरे कंटिन्यूसली रेगुलर में हम बेसिस पे हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई सारी हमारे पास में टॉपिक्स हैं, सीओपीडी, अस्थमा, कफ, ठीक है, एंटीटूसिस, बहुत सारी इसमें हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रोंकियल अस्थमा से। ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा से कुछ समझ में आ रहा है? अस्थमा सबसे ज्यादा कैप्चरिंग पॉइंट ये है, अस्थमा। ठीक है, तो काफी लोगों को आपने सुना होगा कि काफी लोगों को अस्थमा हो जाता है। ठीक है, काफी लोग जो है अस्थमा पेशेंट होते हैं, उनमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि उनकी सांस फूलने लगती है, उनको खांसी आने लगती है, कहीं थोड़ी सी भी धूल उड़ती है तो उनको खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है, स्नीजिंग आने लगती है। ठीक है, तो ये अस्थमा कैसे होता है थोड़ा सा हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे। ठीक है, तो और ये ब्रोंकियल क्या क्या है? ये ब्रोंकियल जैसे आपको होता नहीं है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, तो ब्रोंकियल में ब्रोंकाई, तो ये जो है ब्रोंकिया, ब्रोंकिया में जो है ज्यादातर पार्ट जो है ये अस्थमा लेता है, यानी कि ब्रोंकियन सेक्शन में इसका पैथोजेनेसिस देखा गया है। ठीक है, ब्रोंकियो में इसका ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाता है, जैसे कि ब्रोंकियो मतलब आपका जो एयर जो आपका विंड पाइप होता है, ठीक है, तो वहां का जो पासेज है वो उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है? कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सांस बकायदा नहीं आ पाती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे अस्थमा हो जाता है। कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं? पहला सिम्टम ये है, उसको बोलते हैं हम डायसेप्निया, जिसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसमें क्या होता है कि अस्थमा अगर मान लो किसी पर्सन को हो गया है तो उसको धीरे धीरे वो लंबी लंबी सांस नहीं ले सकता, जैसे कि नॉर्मल पर्सन होता है वो लंबी लंबी सांस ले सकता है, ये लंबी सांस ले सकता है, बट अस्थमेटिक पेशेंट जो है वो लंबी सांस नहीं ले सकता, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक वो सांस लेता है। ठीक है, दूसरा है वीजिंग साउंड आना। वीजिंग साउंड मतलब विसल जैसा साउंड आना। जब मान के चलो जब उनको खांसी वगैरह आती है तो ऐसा लगता है कि वहां पे सीटी सी बज रही है। क्या बज रही है? सीटी बज रही है, ऐसा लगता है सीटी, विसल टाइप की साउंड आती है आराम से, बहुत ज्यादा अगर खांसी वहां पे होती है तो। ठीक है, एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। एयरवेज अभी कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपकी विंड पाइप है, विंड पाइप में विंड पाइप में होता क्या है कि विंड पाइप में जो म्यूकस की लेयर होती है, जो म्यूकस की लेयर होती है उसमें जो है एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है, उसी की वजह से। फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। और ये म्यूकस का प्रोडक्शन कौन कराता है? कौन कराता है? गॉबलेट सेल्स। जितने ज्यादा गॉबलेट सेल्स हो जाएंगे उतनी ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उस म्यूकस के प्रोडक्शन के होने से क्या होता है कि वहां पे जो है म्यूकस की लेयर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एयर जो है आसानी से फ्लो नहीं हो पाती है विंड पाइप के थ्रू, उसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। ठीक है, और आपका जो होता है उसमें हाइपर रिएक्टिविटी हो जाती है, हाइपर रिएक्टिविटी, यानी कि हाइपर रिएक्टिविटी का मतलब है यानी कि अगर आपको थोड़ा सा भी जो है मान के चलो आसपास थोड़ी सी धूल उड़ रही है, ठीक है, मैं अगर चौक से लेकर आऊं तो चौक के 10 पार्टिकल जो आ रहे हैं उससे भी वो जो है उनको खांसी आने लगती है और जो है उनको स्नीजिंग टाइप की होने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास में। और मान के चलो एक पॉइंट और हो सकता है, सेकेंडरी का सिम्टम हो सकता है, इसको बोल सकते हैं हम इंसोम्निया, यानी कि नींद ना आना, इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब अब सीधी सी बात है भाई, कोई सांस नहीं ले पाएगा तो सीधी सी बात उसको नींद भी नहीं आएगी, तो उसको बोलते हैं हम इंसोम्निया, हाइपर रिएक्टिविटी, इंसोम्निया। ठीक, एक चीज और है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब मैंने आपको हिस्टामिन चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, हिस्टामिन चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है, इन्फ्लामेशन बहुत मैंने बात उसमें बताया कि कोई भी एलर्जन आता है, कोई भी जो है डस्ट पार्टिकल आता है तो उसमें कई सारा जो है मास्ट सेल वहां पे होता है, बॉडी में मास्ट सेल हर जगह होता है, तो यहाँ पे जो आपके जो विंड पाइप होता है वहां का मास्ट सेल्स में से हिस्टामिन का रिलीज बढ़ता रहता है, हिस्टामिन का रिलीज बढ़ता रहता है, उसकी वजह से हिस्टामिन जो होता है, हिस्टामिन जो होता है वहां पे वो इन्फ्लामेशन वहां पे कॉज
इन्फ्लामेशन कॉज वहां पे करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जलन थोड़ी सी महसूस होती है वहां पे, ठीक है। 8 पॉइंट हमारा हो सकता है वहां पे चेस्ट पेन हो सकता है, वहां पे चेस्ट पेन यानी कि चेस्ट में भारीपन या हैवीनेस काफी ज्यादा रहती है। तो ये कुछ अस्थमा का केसेस हैं कि अस्थमा में बेसिकली होता क्या क्या है, क्या क्या है। टाइसेपनिया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, व्हीजिंग साउंड आती है, सीटी मारने वाली सीटी आवाज आती है, ठीक है। एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्शन, जो आपके जो ये होता है जो विंड पाइप होता है उसमें जो है कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, किसकी वजह से, गॉबलेट सेल्स की वजह से, ठीक है। हाइपर रिएक्टिविटी हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी चीजों की वजह से भी आपका ये जो होता है ब्रोंकाई होता है काफी ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, यानी कि चौक वॉक का भी अगर जो है पार्टिकल अगर आया है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, थोड़ी सी धूल भी उड़ रही है तो इनको खांसी या छींक आने लगती है। इंसोम्निया लाइक कंडीशन, यानी कि इनको नींद नहीं आती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन, काफी ज्यादा जलन थोड़ा सा उनको होती है, काफी ज्यादा यहाँ पे उनको लगता है, ठीक है। और चेस्ट पेन और हैवीनेस काफी ज्यादा उनको रहती है, ठीक है। ऐसा लगेगा छाती में बहुत ज्यादा भार रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में हमने पढ़ा, अब थोड़ा सा उसकी मॉलिक्यूलर स्टडी के बारे में पढ़ते हैं कि जो है एक्चुअल में गॉबलेट सेल्स क्या काम करते हैं, ठीक है, और वहां पे कौन कौन से टिश्यूज, कौन कौन सी लेयर होती हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा में कि नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है और एस्थमेटिक पेशेंट में क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट में ये हम ब्रोंकियल सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, ब्रोंकियल सेक्शन देख रहे हैं। ब्रोंकियल सेक्शन में कितनी सारी लेयर होती हैं, उसमें देखेंगे कि अस्थमा का मेन कारण कहां से शुरू होता है, ठीक है। तो मेन चीज जो शुरू होती है वो होती है इससे, क्या होता है, ये म्यूकस, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं नॉर्मल में, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है। नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि आपके सबसे पहली लेयर होती है म्यूकस की, सबसे पहली लेयर, सिंगल लेयर होती है म्यूकस की, ठीक है। ये म्यूकस की लेयर डिपेंड करती है किस पे, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा डिपेंड करती है ये गॉबलेट सेल पे। ये गॉबलेट सेल जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, ठीक। और ये गॉबलेट सेल कहां पाया जाता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो ये जो है सेल होते हैं, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल, ये 1 2 3 4 जो बने हुए हैं, इनके बीच में गॉबलेट सेल पाए जाते हैं जिसकी वजह से म्यूकस का सिक्रीशन होता है, ठीक है। उसके बाद में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बाद में एक है ल्यूमन प्रोप्रिया, ल्यूमन प्रोप्रिया ये एक है, यहां पे मास सेल आपके जितने भी जो आपके इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मास सेल है यहाँ पे, और आपका ये स्मूथ मसल, कुल मिला के 3 से 4 आपकी लेयर होती है, ठीक। अब एक नॉर्मल पेशेंट का देखो और एक अस्थमेटिक पेशेंट का देखो, इसमें और इसमें कितना अंतर है, कितना क्या डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखो यहाँ पे आपका जो म्यूकस की लेयर है और यहाँ म्यूकस की लेयर है, यहाँ पे थोड़ी सी म्यूकस लेयर बढ़ गई है, एनहांस हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो गॉबलेट सेल है, यहाँ पे मैंने 1 शो किया है, वहां पे 3 शो किया है। वैसे कि मैं बता नहीं सकता कि वहां पे कितने हो सकते हैं, मैंने बस रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया है कि एस्थमेटिक पेशेंट्स में गॉबलेट सेल्स की मात्रा यानी कि अमाउंट वो इसमें यानी कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में कई ज्यादा होती है, जिसकी वजह से म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन ये आपकी जो ल्यूमन प्रोप्रिया है, ये इधर यहाँ पे जितने भी आपके जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि मास्ट सेल्स में से आपका हिस्टामिन निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपके जो इम्यून सिस्टम में यानी कि डब्ल्यूबीसी की जो पार्ट है यानी कि न्यूट्रोफाइल्स एंड टी हेल्पर सेल, ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कीमोटैक्सिस हो जाएगा, और कीमोटैक्सिस की वजह से वहां पे आपका जो है इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगा। स्मूथ मसल्स में बहुत थोड़ा सा अंतर रहता है कि स्मूथ मसल्स भी थोड़ी सी आपकी एनहांस हो जाती है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये भी थोड़ी सी इससे ज्यादा एनहांस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा विंड पाइप है वो दोनों तरफ से, यहां से भी और यहां से भी, ऊपर से भी नीचे से भी, हर जगह से वहां पे दोनों तरफ से उसका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो अगर ये कि अगर म्यूकस यहां से कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है तो यहां से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी थोड़ा सा ये ऊपर कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉलमनर, ये जो आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, ये थोड़ा सा और दब जाएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से गॉबलेट सेल्स की मात्रा बढ़ जाएगी। गॉबलेट सेल्स की मात्रा बढ़ने से वहां पे आपका म्यूकस का सिक्रेशन हो जाएगा, और एसिनोफिल्स की भी मात्रा पाई जाती है। और यहाँ पे ऐसे में एसिनोफिल्स यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि अगर जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट्स का जो होता है डायग्नोसिस होती है तो वो कैसी होती है, वहां पे उनका स्प्यूटम लिया जाता है,
ठीक है, थूक लिया जाता है, सलाइवा वगैरह लिया जाता है, तो उसके बाद में जो होता है उसमें वो एसिनोफाइल्स की मात्रा चेक करते हैं कि एसिनोफाइल्स अगर वहां पे बड़ा हुआ है तो वहां पे वो डिक्लेयर हो जाता है कि वो बंदा जो है एस्थमेटिक पेशेंट है, आफ्टर द कंसीडरिंग ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, जो मैंने आपको वहां पे बताए थे। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। इसकी आने वाली वीडियोस बहुत जल्द आएंगी। हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो ऑन ब्रोंकियल अस्थमा। So hope you like it, hope you enjoyed it. Please do share and subscribe our channel. Thank you so much.